हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी रचनाएं कैसी हैं और उनका जो जीवन परिचय है वो हमने पिछले लेक्चर में लिया है। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। इस लेक्चर से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो नोट्स होते हैं पहले के स्टूडेंट से लिखे हुए इग्नू के, क्या वो उपयोगी होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इग्नू के बुक्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इग्नू का जो इग्नू के बुक्स होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि जो भी स्टूडेंट है उसको सरलता से सब कुछ समझ में आ जाए। फिर भी एक अभी तो आपका बीए हिंदी ऑनर्स एक नया कोर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने पहले नोट्स बनाए होंगे। तो आपको जो यहाँ पर जो स्थान दिया जाता है ये आपको नोट्स लिखने के लिए ही इग्नू में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो मान लीजिए कि यह हमारा सब टॉपिक है तुलसीदास की भक्ति। इसमें जो भी हमारा जहाँ तक भी कंटेंट होगा और पढ़ते समय क्या करना है, आपको इस प्रकार रेखांकन कर लेना है, ठीक है। फिर रेखांकन करने के बाद जितने पैरा समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपने रेखांकन किए होंगे उसमें से कोई 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा कि तुलसीदास की भक्ति, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको कोई 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। जितने भी आपने रेखांकन किए हैं उसमें से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे इस टॉपिक से मैं लिखूँगा कि तुलसीदास, तो यहाँ पर जो स्थान होता है वो कम होता है, तो हमको कम ही लिखना होगा, ठीक है। मतलब कम शब्दों में ही लिखना होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा विभिन्न प्रकार की भक्ति का चित्रण, निर्गुण और सगुण भक्ति को दोनों को ही महत्व। यहाँ पर अवधी भाषा का अच्छा प्रयोग। फिर इस प्रकार हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो हमारे 5 पॉइंट्स तो बहुत ही सरलता के साथ निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम में हमको प्रश्न आता है कि तुलसीदास की भक्ति के बारे में विश्लेषण करो, तो ये पूरा पैरा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। और अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि विभिन्न प्रकार की भक्ति का चित्रण हुआ है, तो विभिन्न प्रकार की भक्ति का चित्रण हुआ, तो उससे मुझे याद आना चाहिए कि जो भी विभिन्न प्रकार की भक्ति का चित्रण तुलसीदास ने किया है उसके बारे में एक कंटेंट, एक पैरा छोटा सा संक्षिप्त सा लिख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का एक पैरा लिखेंगे। उसके बाद इस प्रकार सभी 5 पॉइंट्स का पैरा लिखकर उस प्रश्न का उत्तर हम एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में अगर यदि क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर, हम बहुत ही सरलता के साथ इन 5 पॉइंट्स से कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे ऐसा करने से क्या होता है कि याद रखने में सरलता होती है, ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तुलसीदास जी की भक्ति के बारे में। तो इन्होंने इनकी जो भक्ति थी उसमें बहुत सारे प्रकार की भक्ति को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में ही दिया गया है। तो जीवन के विभिन्न सिचुएशन से इन्होंने तो जीवन के जो भी विभिन्न सिचुएशंस होते हैं तो उसका भी चित्रण इन्होंने किया है। तो इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों को ही महत्व दिया है। तो सूरदास जी के बारे में जब हम देखते हैं तो उन्होंने अधिक रूप से सगुण भक्ति का ही चित्रण किया है। निर्गुण भक्ति कहीं भी सूरदास जी के रचनाओं में देखने को नहीं मिलती या कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो तुलसीदास जी के राम हैं वह सगुण राम भी हैं और निर्गुण राम भी हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ भी दिया गया है, तो मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ अभी। और इन्होंने क्या है कि जो
स्वरूप है भगवान का, उसके प्रति भक्ति प्रकट की है। लेकिन इस प्रकार सगुण भक्ति को प्रकट करते हुए भी उन्होंने निर्गुण भक्ति का भी महत्व दिखाया है। ठीक है। और फिर उसके बाद अपने समय का भी चित्रण इन्होंने किया है कि उस समय में समाज कैसा था। और उसके बाद उतना ही नहीं, वे भक्त ही नहीं, अच्छे कवि भी थे। ठीक है। और इस प्रकार हम इनकी भक्ति का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय किया है, इसको हम कह सकते हैं। और ये जो हमारा सब हेडिंग है वो तो बहुत ही विस्तृत है, तो आपको पढ़ना होगा ये सब। ठीक है। और इनकी भक्ति में किन विषयों को महत्व दिया गया है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ तुलसीदास ने संतों के साथ सत्संग, राम कथा के तो उससे संबंध जो राम कथा से संबंधित बातें हैं उसको भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको रेखांकित कर लीजिएगा। और तुलसीदास की कविता का सामाजिक राजनीतिक पक्ष, इसका भी विश्लेषण करते हैं। तो यद्यपि तुलसीदास प्रधान रूप से भक्त कवि हैं, तो हाँ, तो ये तो भक्त कवि ही हैं। मतलब इनका कोई अलग उद्देश्य नहीं था कि ये साहित्य में कुछ नाम या प्रसिद्धि के लिए इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता इनकी रचनाओं से। मतलब इन्होंने अपने इनका जो भक्ति की भावना है, केवल उसी का चित्रण करने के लिए इन्होंने साहित्य रचना की है। ठीक है। और तो यहाँ पर इन्होंने जब भी कलयुग का चित्रण किया है, तो कलयुग का चित्रण इन्होंने जो भी वैदिक हमारे साहित्य है तो उसके अनुसार नहीं किया। इन्होंने कलयुग का चित्रण अपने समय को देखकर उसी का चित्रण अपने रचनाओं में कलयुग का वर्णन करते समय कर दिया। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने अपने समय के जो प्रशासन की व्यवस्था है उसका भी चित्रण अपने रचनाओं में कलयुग का वर्णन करते समय किया है। ठीक है। और इस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक पक्ष का चित्रण तुलसीदास ने करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो कलयुग में बुद्धि जो है वो भी ठीक से काम नहीं करेगी मनुष्यों में, यह बात भी इन्होंने बताई है। वो भी कौन से आधार पर बताई है, अपने समय को देखकर ही उन्होंने वो बात भी कही है। ठीक है। तो तुलसीदास जी जो थे ना, तो उनके समय में भी क्या था, कलयुग था, है ना। तो कलयुग तो बहुत ही पहले ही प्रारंभ हो चुका है, ऐसा हमारे वेदों में कहा जाता है। तो तुलसीदास भी कलयुग के ही मनुष्य हुए, है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है।
तो इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक पक्ष का संक्षिप्त विवरण हमने अभी तक लिया, और तुलसीदास की भाषा और काव्य सौंदर्य। तो ठीक है, तो तुलसीदास जिस प्रकार अपनी भक्ति में विनयशीलता है, उसी प्रकार की विनयशीलता और संकोच उनमें अपनी कवित्व क्षमता के प्रति भी है। तो यह बहुत ही विनयशील थे, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। मतलब किसी भी प्रकार का, क्या कहते हैं कि इनको गर्व नहीं था, मतलब अपने को बहुत सामान्य समझते थे। ठीक है, तो रामचरितमानस के बालकांड में अपने इस संकोच को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा। मतलब संकोच का मतलब होता है कि मतलब कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, इस प्रकार जब लोग सोचते हैं ना, तो उसी को हम संकोच कहते हैं। तो तुलसीदास को इस प्रकार की भावना भी अधिक थी। वह अच्छे कवि थे, वह अच्छे भक्त थे, फिर भी उनको लगता था कि कोई मेरी रचना के बारे में कोई क्या कहेगा, इसकी कल्पना उन्होंने पहले ही कर ली थी। ठीक है, अब देखिए कि जो भी कवि लोग होते हैं, वो कितनी भी अच्छी कविता लिख लें, फिर भी उसकी आलोचना हो जाती है। ठीक है, जो भी हिंदी साहित्य में हम अच्छी रचनाएं कहते हैं, उसके पीछे भी आलोचक पड़े रहते हैं, आलोचना होती ही रहती है। तो यही बात हम तुलसीदास के विषय में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही कल्पना कर ली थी कि उनकी रचनाओं के बारे में इसके रचना लिखने के बाद कोई ना कोई आलोचना तो करेगा ही। ठीक है, तो इस विषय में उनको संकोच भी हुआ। तो वही बात वह यहाँ पर लिखते भी हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। मतलब मैंने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है, और छंद प्रबंध जो हैं वह भी अनेक विधान के हैं। ठीक है, यह कौन सी भाषा है? अवधी है। ठीक है, भाव भेष रस भेद अपारा, मतलब अनेक रसों और भावनाओं का भेद दिखाया है, मतलब विभिन्नता दिखाई है या चित्रण की है। कवित दोष गुण विविध प्रकार, और काव्य में दोष भी आए हैं बहुत से प्रकार के। ठीक है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, मतलब मुझ में जो काव्य की बुद्धि होनी चाहिए वह एक भी नहीं है। मतलब इतना अच्छा कवि यह कह रहा है कि मुझ में तो काव्य लिखने की क्षमता ही नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझ में लिखने की क्षमता भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो तुलसीदास जी हैं वह अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो यह कहें कि तुलसीदास अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। ठीक है, तो उनका जो यदि प्रश्न आता है कि तुलसीदास की भाषा और काव्य सौंदर्य के बारे में विश्लेषण कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये जो काव्य पंक्ति है, ये अगर आप लिख सकें एग्जामिनेशन में तो आप बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि एक बात कि इसको आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, साथ ही इससे आप इनकी काव्य भाषा का भी विश्लेषण करने में आपको बहुत ही सरलता हो जाएगी। और मैंने अध्ययन किया है इस काव्य पंक्ति का, तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही सरलता से याद किया जा सकता है। ठीक है, यदि डिफ़िकल्ट होता तो मैं कह ही देता कि ये डिफ़िकल्ट है, इससे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में ये पंक्ति याद हो जाएगा आपको, काव्य पंक्ति। तो प्रयास कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको आंसर भी निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, यदि आपने आंसर के लिए अच्छा प्रिपरेशन नहीं भी किया है, तो काव्य भाषा के संबंध में लिखते समय ये पंक्ति याद है तो आंसर आप निकाल ही सकते हैं काव्य पंक्ति को समझकर। ठीक है, तो इन्होंने जो भाषा है, इन्होंने अच्छी अवधी भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही ये विनयशील साहित्य रचना जो अभी अपनी रचनाएं हैं उसमें बहुत ही विनयशील रूप से इन्होंने लिखा है। ठीक है।
तो संक्षिप्त में यही बात है। और यहाँ पर और भी रचनाएं दी गई हैं रेफरेंस के लिए। तो समय है तो आप इसका भी अध्ययन कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक काव्य जो पंक्ति है, एक या दो रेफरेंस दें तो उससे काम बन जाएगा, और उसके बाद जो भी कंटेंट होगा पैरावाइज आप लिखते जाइए, ठीक है। और किसने क्या कहा है उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, किसी एक का दीजिए, उतना तो चलेगा ही, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा आपको याद करने में, ठीक है। जो कंटेंट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, उसको हम अपने प्रकार से ही लिखते हैं, लेकिन जो रेफरेंस होता है, जैसे किसने क्या कहा या कोई काव्य पंक्ति, वो रेफरेंस लिखते समय हमको वो थोड़ा याद रख कर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हुई उनकी काव्य भाषा की। और ये जो हमारे संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न हैं, इसको तो आपको अलग से पढ़ना होगा। तो ये जो संदर्भ सहित व्याख्या के काव्य हैं, इसके लिए हो सकता है आपको अलग से पुस्तक कोई दिया गया हो, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। यहाँ पर तो पूरा काव्य नहीं दिया जा रहा है संदर्भ सहित व्याख्या के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ अलग से पुस्तक या कुछ दिया गया हो, तो उस पुस्तक में हो सकता है कि पूरा काव्य दिया गया हो, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखते हैं मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, तो उसको फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम तुलसीदास जी का जो हमारा लेक्चर है वह यहाँ से समाप्त करते हैं, ठीक है। आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी करिएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।